बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक पंडित है और एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रेजेंटेशन के साथ, एक नए लर्निंग के साथ। और अगले कुछ चंद मिनट मैं आपके साथ रहूँगा और एक बहुत ही दिलचस्प आपको चीज़ें आज मैं फिर बताने वाला हूँ। और आज का जो फोकस है आज के प्रेजेंटेशन का वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच, नीतिबद्ध योजना से और कैसे ऑपरेट करना और कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, इस पे आज का फोकस रहेगा। पिछले दोस्तों अगर आपको याद हो, हम लोग ने पिछले वाले प्रोग्राम में, पिछले वाले प्रेजेंटेशन में स्ट्रेटेजिक प्लान बार बार आपके सामने वो आ रहा था। तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? ये जो शब्द हम बार बार यूज़ करते हैं, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं अपने बिजनेस में, आज उस पे हमारा फोकस रहने वाला है। तो इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आइए शुरुआत करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच जब हम ये बोलते हैं तो एग्जैक्टली वो क्या होता है? तो सबसे पहले एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जब आप अपनी बिजनेस की बात कर रहे हैं या कोई भी काम की बात कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस कि यहाँ पे एक कोई ख़ास स्ट्रैटेजी, एक ख़ास प्रोसेस एट प्ले है, उसकी जितनी आप अवेयरनेस सिर्फ़ खुद में नहीं, अपनी पूरी टीम में स्प्रेड करेंगे तो इसकी वैल्यू और बढ़ती है और इसकी इफ़ेक्टिवनेस और बढ़ती है। तो सब लोग एक पेज पे रहते हैं, एक बोट पे रहते हैं, दे आर ऑल थिंकिंग अलाइक एंड दे आर ऑल एक्टिंग अलाइक। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने वाली बात ज़रूर होती है। तो सबसे पहली स्टेप है कि अगर आप कोई भी चीज़ नई या डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं या रेगुलरली उस पे चेक करके रख रहे हैं, तो जितनी अवेयरनेस आप पहुंचाएंगे उसकी ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल है, ये एग्जैक्टली में क्या है? तो दोस्तों आपके सामने जो स्लाइड है उसमें हम फोकस कर रहे हैं सबसे पहले ये एक अवेयरनेस क्रिएट करनी अपनी पूरी टीम में, अपनी बिजनेस में, कि कुछ आप खास कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके बिजनेस को उसका लाभ मिलेगा। राइट? सो स्ट्रैटेजी का सबसे आसान तरीका है एक ऐसा प्लान बनाना, एक खास ऐसा प्लान बनाना, एक खास ऐसे प्रोसेसेस को फॉलो करना जो कि कॉन्स्टेंटली चेक रख रहे हैं, कुछ उसमें इनोवेशन है, कुछ उस पे अलग ढंग से आप एक चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हों, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स वो मीट हों। सो इसकी अवेयरनेस की बात मैंने की कि आप पूरी स्प्रेड करिए, मेक ऑल योर टीम मेंबर्स
बी क्लियरली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप ये वाला प्लान लेके चल रहे हैं। सो उससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है दोस्तों, और एक क्लियर मैसेज पूरी टीम में जाता है जो कि उस बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, आइडेंटिफाइंग अ बेसलाइन, एक आधार रखना, एक बेसिक उसमें मार्जिन रखना, एक स्टार्टिंग पॉइंट रखना कि ये हमें मिनिमम अप्रोच करना है, इसमें मिनिमम हमें अचीव करना है। सो आपकी एक स्ट्रैटेजी एक हो सकती है कि हम ऐसा प्लान बना रहे हैं ताकि अगले 6 महीने में हम एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव मीट कर सकें। सो विच कुड बी आपकी सेल का फिगर हो सकता है, आप कितनी क्वांटिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी आप बेचना चाह रहे हैं। सो ये आपने तय किया है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में हमें ये अचीव करना है। तो अब इसको अचीव करने के लिए, इस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए इसमें और क्या-क्या हम लोग ऐड करेंगे ताकि ये जो प्लानिंग है इतनी पुख्ता बने, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट करे। तो एक बेसलाइन सेट करना, एक स्टैंडर्डाइज स्टार्टिंग पॉइंट रखना कि मिनिमम हम इतना से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके कंपैरिजन में हमें यहाँ पहुँचना है। सो सपोजिंग हमने पिछले साल दोस्तों पिछले फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए हमने 100 यूनिट हमने सेल किए हैं, और इस बार हम चाह रहे हैं कि अ, अगले 6 महीने में हम 100 जो हमने लास्ट ईयर पूरे 12 महीने में अपने यूनिट्स बेचे हैं, इस बार 6 महीने में हम उसको अचीव करना चाह रहे हैं। तो एक आपने बेसलाइन सेट किया है ताकि उससे कंपैरिज़न हो सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपका बन जाता है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना, एक बेसलाइन सेट करना अपने लिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये पूरा हम मॉडल आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप स्ट्रैटेजी को अपनी प्लान करें और कैसे उसे अंजाम दें। इस पे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक आपकी क्लियर विज़न होनी चाहिए। आपका बिज़नेस जब आप एस्टैब्लिश करते हैं, तो आप एक कुछ मन में एक सपने तो होते ही हैं, ड्रीम्स तो होते हैं, पर एक डेफ़िनेट सोच आप लेके आते हैं कि हमारी क्या विज़न है, और उस विज़न को क्लियरली समझना और साथ-साथ अपनी पूरी टीम को उसका एहसास दिलाना कि ये हम अचीव करना चाह रहे हैं और ये हमारा पर्पस है इस बिज़नेस का। राइट। सो वो विजन, और साथ साथ विजन से दोस्तों बनता है मिशन स्टेटमेंट। विजन का स्कोप ज़्यादा बड़ा होता है, मिशन थोड़ा माइक्रो लेवल पे ऑपरेट करता है कि हमारा विजन हो सकता है कि हम अपने स्टेट के सबसे बेहतर सरसों के तेल के मैन्युफैक्चर होना चाह रहे हैं, और सबसे बेहतर का मतलब है हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, और उसके साथ-साथ हम बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम सेल करें और हमारा रेवेन्यू जनरेशन सबसे ज़्यादा हो, या हम टॉप 3 में आना चाह रहे हैं, जहाँ टॉप 1 की ये पोज़ीशन है, उसकी सेकंड वाले की ये पोज़ीशन है, और हम थर्ड, इन तीनों में से कम हमें एक रैंक अचीव करनी है। सो दैट कुड आल्सो बी माय बिगर विज़न। अब इसको अचीव करने के लिए जो माइक्रो लेवल पे ऑपरेट करना होता है दोस्तों, हमें उसके लिए मिशन अपनी बनानी पड़ती हैं। तो आपके मिशन स्टेटमेंट, आपका विज़न स्टेटमेंट, this should be absolutely clear, and this should be well circulated in the entire organization for every individual who is performing and working as a stakeholder. साथ ही साथ आप किन आधारों पे कौन से प्रिंसिपल्स में आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके क्या गोल्स हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये जितनी आप लेआउट करेंगे, इनका फ्रेमवर्क बनाएँगे, आपकी क्लैरिटी दोस्तों उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, और वो आपको एक डेफ़िनेट पिक्चर देती है। एक आपकी जो स्ट्रैटेजी है उस पे आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, उसको रेगुलरली आप कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। हमारी जो प्लानिंग की स्टेज है उसको कैसे और हम पुख्ता बना सकते हैं। सो
जहाँ आपने मिशन और विजन की बात की, कहाँ आपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात की, कहाँ आपने गोल्स की बात की, तो उसी के बाद आ जाता है कि अपने उन्हें और छोटे ऑब्जेक्टिव्स, छोटे-छोटे रोड मैप्स बनाना, उसके तहत क्या-क्या इनिशिएटिव लेना है, कौन से हमारे वेंडर्स होंगे, कौन सी हमारी मशीनरी लगनी है, हम अपना जो प्रोड्यूस है वो कहाँ स्टोर करेंगे, उसकी पैकेजेस कौन होंगे, उसकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स कैसे रहेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, हम क्या होलसेलर्स रखेंगे या डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे। ये सारे क्लियरली छोटे-छोटे रोड मैप्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ये और उसी तहत बड़े प्लान के तहत छोटे-छोटे प्लान्स आते जाते हैं जो कि ऐड कर रहे हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के पास जल्दी से पहुँचें। सो ये पूरा मॉडल तैयार करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का दोस्तों ये करने ज़रूरी हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वेयर बी आई बिल्डिंग अ सॉलिड रोबस्ट प्लान और उसमें स्ट्रैटेजिक है। दोस्तों वो बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये आपकी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है और एक सॉलिड रोबस्ट प्लान जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। सो ये पहले बेसिक स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे बात कर रहा है ए टू जी ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल। अवेयरनेस स्प्रेड करिए, थोड़ी से जहाँ आपने अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं तो आप थोड़ा-सा फीडबैक भी ले रहे हैं कि ये हम करने वाले हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो जहाँ आप ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उसका इंस्टेंट फीडबैक, उसका डिस्कशन, कुछ प्लानिंग आपकी एक्स्ट्रा भी होने लगती है। बट लेट द इन्फॉर्मेशन कम, ये प्राइमरी स्टेजेस होते हैं। उसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं कि हम जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि नेक्स्ट स्टेप्स हमें और उसमें क्या ध्यान रखना है, इवैल्यूएटिंग योर प्लान। आपने जो भी प्लान बनाया है वो कितना परफेक्ट है क्योंकि देयर आर स्पेशलिस्ट्स आउट देयर। आप पहली बार ये काम कर रहे हैं, अ, आपने नया ये प्लान बनाया हुआ है तो उसे चेक करना, इवैल्यूएट करना बिफोर यू एक्चुअली एग्जीक्यूट द प्लान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट द प्लान। तो वो कांस्टेंट जो आपने पैरामीटर्स सेट किए हैं, ये अचीवेबल है कि नहीं, जो आपने टाइम फ्रेम अपने लिए डिसाइड किया है क्या उस टाइम फ्रेम में ये पॉसिबल हैं, जो रिसोर्सेज आपने चूज़ किए हैं, पिक किए हैं, क्या वो सफिशेंट होंगे, क्या उसकी सोर्सिंग सही है, क्या उसकी क्वालिटी आपने इंश्योर कर ली है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहे हैं। सो हर एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करना, चेक करना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक डेफिनेट सॉलिड स्ट्रेटेजिक प्लान की, तो उसमें वी कैन नॉट लीव एनीथिंग टू चांस। दैट इज़ व्हाई evaluation checking is so important before we actually go on to implement it. सो जहाँ आप इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आपने बनाई रखी हुई है, एक्सपर्ट से आप मिल रहे हैं या एक्सपर्ट्स आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके ओपिनियंस आ रहे हैं, फीडबैक आ रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू टू नॉट ओनली कीप अ चेक, पर अभी अगर उसमें कोई कमी रह गई है, सो यू कैन इंश्योर कि आपका प्लान डायनेमिक है और उसमें चेंजेस आते रहें ताकि वो जो लास्ट जो उसका फाइनल जो उसका रूप आए, वुड इट वुड जस्ट बी एज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस या फॉर योर प्रोडक्ट या फॉर योर सर्विस, राइट। तो कांस्टेंट इवैल्यूएशन, फीडबैक लेते हुए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का आप आगे बढ़ते हैं ताकि आप इंश्योर करें कि आपका प्लान एकदम परफेक्ट हो। तो अगर आप देखें तो यहाँ सिस्टमैटिकली आपने जो चेक्स रखे हैं, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, आप जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो सिस्टम आपने ऐसे बनाया है कि कॉन्स्टेंटली हम बेहतर होना चाह रहे हैं। हम उसमें कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हम ऐसा प्लानिंग करेंगे दैट I get constantly better. I keep on working on the plan. I keep on working on the idea. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वही था कि हम अगले 6 महीने में पिछले पूरे 12 महीनों के सेल्स के टारगेट अचीव करने हैं। ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल है और अब उसको अचीव करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, हमें ये एंश्योर करना है और वो ऐसे सिस्टमैटिक प्लान्ड ढंग से हो
ताकि फेलियर के चांस उसमें एकदम न रहें। तो सिस्टमैटिकली हम उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, उस प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूरा हमने जो प्लान बनाया है, क्योंकि जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो ये ऑन-गोइंग प्रोसेस है दोस्तों। आप बिज़नेस सिर्फ़ एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए नहीं करते हैं। जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो ऑन-गोइंग एक्सरसाइज़ है, वो साल बर साल, हर महीने, हर साइकिल में यू हैव टू कंटिन्यू। दैट इज़ व्हाट द प्रॉमिस टू योर कस्टमर इज़, दैट यू आर देयर टू सर्व देम विद योर प्रोडक्ट, विद योर सर्विस। तो ये आपको ऐसा प्लान बनाएँ कि आप उसे रिपीट कर सकें, वो सारे प्रोसेसेस दोबारा से दोहरा सकें। दैट इज़ व्हाट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़। राइट दोस्तों? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि ये आपका सवाल भी बन सकता है कि हम प्लानिंग क्यों करें? व्हाट इज़ द नीड फॉर प्लानिंग? हम कॉन्स्टेंटली अपने प्रेज़ेंटेशंस में ये बार-बार ला रहे हैं, प्लान, प्लान, प्लान। सो दोस्तों, यहाँ थोड़ा-सा हम रिपीट करेंगे, लेकिन फिर भी ये रिमाइंडर बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम इन्वेस्टिंग नॉट ओनली माय मनी, औरों को भी शामिल किया हुआ है, औरों के पैसे भी लगा रहे हैं। सो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डेफ़िनेट हम रिस्क ले रहे हैं, पर क्यों ना उस रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए, उस रिस्क को और डेफ़िनेट बनाएँ ताकि वो रिस्क कन्वर्ट हो प्रॉफ़िट में और हम एक उदाहरण बने, एक मॉडल बने, औरों के इंस्पिरेशन बने। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो सबसे पहले अगर हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? हम वी आर डेफ़िनेटली प्लानिंग टू फेल। तो जितना क्लैरिटी आ जाती है आपके प्लान से, वो बगैर प्लान के नहीं आती है। तो यू नीड टू प्लान। दैट इज़ द नंबर वन रीज़न दैट यू मस्ट प्लान। एक क्लैरिटी आती है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है। तो आप ऐसे ही इमेजिन करिए, अगर जैसे बचपन में हम लोग को मालूम होता है क्लास 1 से अब हमें क्लास 2 में जाना है, फिर 3 में जाना है, तो हम लोग ने पहले से स्कूल के स्ट्रक्चर के थ्रू हमने बच्चे के लिए एक प्लान बनाया हुआ है कि अभी आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, फिर आपको इतने में पढ़ेंगे, फिर आपको ये सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। हाँ, बच्चा भी अपना प्लानिंग खुद भी कर रहा है। सो एक डेफ़िनेट उसको रोड मैप मिल जाता है, या 12th के बाद हम ये कर सकते हैं या ये करेंगे। सो एक अगेन एक डायरेक्शन मिल रही है। सो लाइकवाइज आपके बिजनेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए, 6 महीने में 100 यूनिट सेल करने के लिए अब हमें क्या क्या करना है, हमें ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन रिसोर्सेज का ध्यान रखना है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी प्लान। सो एवरीबडी इज़ अवेयर, ट्रांसपेरेंसी है, और साथ-साथ जब हम प्लान कर रहे हैं तो हम एक अच्छा प्लान बना रहे हैं, एक पुख्ता प्लान बना रहे हैं, उसको कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसमें अगर चेंजेस लाने हैं तो वो चेंजेस ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिलती है तो आपकी प्लानिंग बिल्कुल होनी चाहिए, राइट? नंबर 2 है, इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान, योर बजट बिकम्स योर प्लान। ये एक बहुत बढ़िया लाइन है दोस्तों। इसका मतलब है, अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई है, आप सिंपली काम करेंगे बेस्ड अपॉन द फिनेंसेस दैट यू हैव, क्योंकि हर एक्शन में, हर ट्रांजैक्शन में इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप तब तक लास्ट करेंगे जब तक आपका बजट परमिट कर रहा है। सो द डे आपका बजट गड़बड़ाता है, आपके सारे प्लान बेकार हो जाएंगे, राइट? तो तभी बोला गया, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो फिर आपका जो बजट है वही आपका प्लान बन जाता है। सो वो एक तरीका आप समझ लीजिए, आपको चेत करने का है, सावधान करने का है कि आप प्लानिंग करिए और सारी चीज़ें डेस्टिनी पे मत छोड़िए, या अपने फाइनेंसेस पे इतना प्रेशर ना डालिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ना मीट हो पाएँ। राइट दोस्तों? तीसरा पॉइंट है, जहाँ हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं या जहाँ हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर में देख रहे हैं दोस्तों, कि आगे क्या होएगा? आगे हम ये चाह रहे हैं
और हम ये चाह रहे हैं कि ये अप्रोच होने के लिए ये चीज़ें हमारे मुताबिक चलें, हमें टाइम पे रिसोर्सेज मिल जाएँ, रॉ मटेरियल मिल जाएँ, स्किल्ड वर्कर्स मिल जाएँ, अच्छा वो लोग प्रोडक्शन करें या सर्विस अच्छी प्रोवाइड करें, पैकेजिंग अच्छी हो, स्टोरेज अच्छी हो, दैट इज़ व्हाट वी आर वांटिंग, राइट? सो वो स्ट्रैटेजी आगे की सोच रही है, तो तभी प्लानिंग हम हमेशा आगे के लिए करते हैं। सो वी आर होपफुल फॉर द फ्यूचर, वी होप फॉर बेटर टाइम्स, वी होप फॉर making the business grow. We are hoping for the business to earn and get more profits. हम लोग ये भी देख रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेशन हमारा ज़्यादा हो, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही खुश रहें, हमारा स्टाफ जो है वो अपने एकदम पोटेंशियल पे काम करे, ऑप्टिमम लेवल पे काउंट करे, ताकि वेस्टेज आपका मिनिमम हो, राइट? आपके कॉस्ट्स सबसे कम हो और आपका मार्जिन ज़्यादा हो बिटवीन योर कॉस्ट प्राइस एंड योर सेलिंग प्राइस। सो जितने आपके मार्जिन ज़्यादा होंगे, आपकी रेवेन्यू ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होएगी। आपके पास जो विंडो बचेगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, इवन आफ्टर पेइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इवन आफ्टर पेइंग योर ओवरहेड्स एंड अदर टैक्सेशन एक्सपेंसेस। आपके पास जो सेविंग होगी, जो बजट होगा, दैट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर बेटर टाइम्स एंड फॉर मेकिंग योर बिजनेस ग्रो। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगले स्लाइड में जो हम बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक प्लान में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो नंबर वन, स्पेसिफिक गोल्स। हमें खास हमें हम जनरल बात नहीं कर रहे हैं कि हमें वो आपका विजन हो सकता है कि हमें सबसे अच्छा बनना है, राइट? हम इस मार्केट में सबसे बेस्ट नंबर वन बिजनेस बनेंगे। पर एक जब हाँ स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, तो और स्पेसिफिक गोल्स, तो जैसे मैंने कहा कि 6 महीने में पिछले पूरे साल के हमें सेल्स फिगर हमें अगले 6 महीने में अचीव कर लेना है, राइट? तो हम यानी कि एम कर रहे हैं कि कम से कम 100% हम ग्रोथ दिखाना चाह रहे हैं इन द नेक्स्ट ईयर, राइट? और वो तब पॉसिबल है जब हम पहले 6 महीने में अचीव कर लेंगे पिछले साल के फिगर्स। सो ये एकदम एक स्पेसिफिक गोल है, एंड दिस इज़ व्हाट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वांट्स कि आपके जितने गोल स्पेसिफिक होंगे, आपको उसको प्लान करने में, उसको इवैल्यूएट करने में, उसको मॉनिटर करने में, उसको अचीव करने में उतनी ही आपको आसानी होएगी और उतना ही जल्दी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद जहां हमने स्पेसिफिक अपने गोल दोस्तों बना लिए हैं, अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक स्टेप को हम डिफाइन करें। अब हमें जब 6 महीने में पिछले साल भर की सेल करनी है, तो हमें इंश्योर करना है कि हमारा प्रोडक्शन उस क्वांटिटी को रेडी भी तो रखे, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे हर महीने उसकी रिक्वायरमेंट आती है, उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्शन फिट रखें, दुरुस्त रखें, और उसमें जो जो भी आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि हम इतना मार्जिन भी लेके चल रहे हैं कि हम हर महीने अगर 20 बना रहे हैं प्रोडक्ट्स यूनिट्स, तो अब हम उसे बढ़ाएं, क्योंकि हमें पहले ही वाले में 60 हमें अचीव करने हैं, राइट? या 100 हम लोग ने नंबर लिया था कि हमें 100 का फिगर उसमें लेना है। तो हम इंश्योर करें कि वो नंबर्स बल्कि थोड़ा सा उस पे ज़्यादा भी रहे, रेडी स्टॉक भी आपके पास अवेलेबल रहे, कुछ ब्रेकेजेस या और कोई लॉसेस आपके उसमें प्रोडक्शन में होते हैं तो उनको काउंटर करते हुए आप रेडी हैं। आपने एक-एक चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपके जो रिटेल यूनिट्स हैं, होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सबको ये अवेयर हैं कि इस बार हमें इतनी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, इतनी बार हमें गुड्स का मूवमेंट करना पड़ेगा, राइट? हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, और वो पहले 2-3 महीनों में चाहिए, तभी हम 6 महीने में उसको अचीव कर पाएँगे। तो ये हम सारी प्लानिंग दोस्तों कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं, पेपर पे लिख रहे हैं,
और एक उसे डेफ़िनेट शेप दे रहे हैं ताकि हमारी स्ट्रैटेजी उसमें पूरी हो, हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उसमें पूरे हों। और ये पूरी दोस्तों जो आपकी प्लानिंग है, वो हमेशा डायनेमिक तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसको बाय रूल आपको हर 3 साल, 5 साल में रिव्यू करके चेंज या उसको मॉडरेट करनी चाहिए, उसमें एडवांसेस अगर कुछ कमी है या उसको कुछ बढ़ाना है उसमें, तो वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो रेगुलर चेंज आपको रेगुलर मॉनिटरिंग के अलावा उसमें उसका जो रिव्यू है, वो आपको रेगुलरली करना चाहिए ताकि आपका जो जो डायनामिज़्म है आपके प्लान की, जो उसकी फ्रेशनेस है वो हमेशा बनी रहे क्योंकि एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होती है दोस्तों। तो हम नए एनवायरनमेंट में अगर कोई नया कंपैरेटर आ गया है, नया कोई प्रोड्यूस आ रहा है जो कि आपको प्राइस में या उसके यूटिलिटी में ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे रहा है, तो आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, राइट? कुछ आपको नया करना पड़ेगा या कुछ अपनी प्राइसिंग की आपको मार्केटिंग में डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा। सो व्हाटएवर बी द केस, आपको अपनी पॉलिसी को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए ताकि नए चैलेंजेस और जो नई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आप और उसमें अगर वृद्धि लाना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने गोल्स में, वो भी आप अचीव कर सकें। राइट दोस्तों? आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इस बार हम स्टडी करेंगे कि कितने किस्म के स्ट्रेटेजिक प्लान्स हो सकते हैं। नंबर 1 जो है वो है ऑपरेटिंग प्लान। ऑपरेटिंग प्लान उसे कहा जाएगा कि जो अपने जो इमीडिएट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो प्रोसेसेस आपने डिफाइन किए हैं, वो आप अपने ऑपरेटिंग प्लान में डाले हुए हैं क्योंकि वो उन्हीं के प्रोसेसेस के थ्रू आप अचीव करने वाले हैं, राइट? सो वो ऑपरेशंस के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो सारी प्लानिंग उसमें आ जाती है। और जहाँ तक कि बिज़नेस की बात है, बिज़नेस प्लानिंग में वहाँ पे फाइनेंशियल जो फ्लो है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है आपकी, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि आप क्योंकि वो दैट फॉर्म्स द स्पाइन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। उसका अरेंजमेंट, उसकी यूटिलिटी, उसकी कैसी कैश फ्लो रहेगी, हम अपने फाइनेंसिस को कैसे यूटिलाइज करेंगे, हम कौन सा प्रोड्यूस बना रहे हैं, किस क्वालिटी का होगा, कितनी क्वांटिटी का होगा। सो दो लेवल पे एक डायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड है और दूसरा जो ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये दोनों मिल के बनाते हैं एक आपका स्ट्रेटेजिक प्लान का। सो ये डिफरेंशिएशन इन दोनों में रहता है। वन इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग प्लान एंड द अदर इज़ कॉल्ड द बिजनेस प्लान। इसी के साथ साथ जहाँ हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, तो इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? व्हाट आर द एडवांटेजेस? सो आप समझ रहे हैं कि क्योंकि हम प्लानिंग पे बहुत फोकस करते हैं, रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं। तो जितना आप इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, उतना ही आपको फ़ायदा होएगा। और जहां हम स्पेशल ये जो प्रोसेस लेके चले हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आप देखिए, प्रमोट्स प्रोएक्टिवली, सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। तो सक्रिय रूप से बिफोर एनीथिंग हैपेंस, जब आप पहला खुद इनिशिएटिव लेते हैं, उसे प्रोएक्टिवनेस कहते हैं। और उसे सक्रिय होना कहते हैं कि हम मुसीबत आने से पहले या एक अपॉर्चुनिटी दिखते ही या अपॉर्चुनिटी को एक्सपेक्ट करना कि हाँ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे, हम इसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये प्रोएक्टिवनेस प्रमोट करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सबको अलर्ट करता है, अवेयर करता है, एंड दिस वर्क्स फॉर अस वेरी स्मार्टली। साथ साथ जहाँ हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे इसकी ही बात करते हैं और इसकी प्रमोशन करते हैं। तो वो एक जनरल जो पुश मिलता है, वो आपके बिज़नेस को, आपके आइडियाज़ को मिल जाता है क्योंकि जितने भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं, उन सब के स्टेक्स हैं। उन सब के लिए फ़ायदेमंद है कि वो जो प्लान की जो एग्ज़ीक्यूशन है वो परफ़ेक्ट हो और वो रिज़ल्ट्स मिलें, क्योंकि वो सभी के लिए अच्छा है, राइट? तो वो एक पॉज़िटिव हो जाता है जब प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, तो सबको
ये खबर रहती है, उनको सबको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं, क्लियरली मेंशन्ड होते हैं, तो वो उसी रूप में उसे लेते हैं, उसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेते हैं, उसी स्किल से लेते हैं, क्योंकि सभी का इसी में फ़ायदा है कि वो जो प्लान किया है वो हम अचीव कर पाएँ। तो जहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, तो वो हमें असेसमेंट में काम आता है, हमारे रिसोर्सेज़ के एलोकेशन में बहुत काम आता है। हमारे रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं, एक्सपेंसिव हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम हर रिसोर्स से, चाहे वो लैंड हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे लोग हों, हर जगह से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। सब लोग अपने ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन पे काम करें दोस्तों। और उसके साथ-साथ एक जहाँ आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ले रहे हैं तो आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपकी जो स्टेचर है, आपका जो प्रोफाइल है, आपकी जो ब्रांडिंग है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, ज़्यादा बढ़ती है। तो लोग भी उसको पॉजिटिवली लेते हैं, मार्केट पॉजिटिवली लेता है, आपके क्रेडिटर्स पॉजिटिवली लेते हैं। सो आपके एक्रेडिशन को और उसको मान्यता को और पॉजिटिवनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर यू एज एन एंटरप्रेन्योर एंड फॉर योर बिजनेस। तो ये सारी हमें असिस्टेंस मिल रही है थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और उसके साथ साथ जहाँ हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, हम बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अपने गोल्स के लिए। और हम साथ साथ प्लान हमने तभी अच्छा बता रहे हैं क्योंकि वो डायनेमिक प्लान है, वो फ्लेक्सिबल प्लान है, उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। तो ऐसा प्लान तैयार हो रहा है या हो गया है जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है। हो सकता है जो पहले साल जो आपकी स्ट्रैटेजी थी वो नेक्स्ट ईयर में थोड़ी-सी उसमें टेम्परिंग हो, चेंजेस हो, या पूरी कंप्लीटली ओवरहॉल हो जाए। सो अगेन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच विल help you, make you decide, and that is what strategic planning and its benefits are all about, right दोस्तों? तो आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर से ये सवाल उठ रहा है कि why do strategic planning। तो एक हर ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक रखता है, एक अलर्ट रखता है, एक एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेट पाथवे देता है दोस्तों, कि कैसे हम अपने पाथवे को अचीव करें, कैसे हम आगे बढ़ते रहें। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला एडवांटेज है, क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, पक्का नहीं है। पर उसके बावजूद भी, उस सस्पेंस के बावजूद भी, हमें इंश्योर करना है कि कम से कम लॉस में हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिलें, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, हम अपने कस्टमर्स को द राइट प्राइस एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम हम वो प्रोवाइड कर सकें, राइट? यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और जहाँ हमारे कस्टमर्स खुश होंगे तो जाहिर सी बात है हमें भी उसका एडवांटेज मिलता है। तो दूसरों प्रमोट्स बाय एंड ओनरशिप एंड कमिटमेंट। सो जहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं तो और मेहनत जा रही है, तो जहाँ पे और आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली बढ़ते हैं। आप जहाँ प्लानिंग कर रहे हैं तो द एंटायर एटमॉस्फेयर इज चार्ज, योर एंटायर स्टाफ इज चार्ज्ड, और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरह जब बढ़ रहे हैं आगे, तो एक ओनरशिप, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग देता है, एक आपका कमिटमेंट शो करता है, डेफिनेट आपको भी, आपके टीम मेंबर्स को भी, आपके एनवायरनमेंट को। सो द एंटायर पॉसिबिलिटी इज़ आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आपके बिजनेस की, आपके उद्यम की वैल्यू बढ़ रही है। सो दैट इज़ एडिंग टू द बिजनेस। सो दैट इज़ वाई, दैट इज़ अनदर रीज़न वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। इट प्रमोट्स अ क्लियरली डिफाइंड डायरेक्शन। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि एक सेट, हमें जब डायरेक्शन मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में हमें बढ़ना है, किस चीज़ में हमें फ़ायदा होएगा, किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव करें, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें, किन लोगों को हम हायर करें, तो जितनी हम ये तैयारी करके रखेंगे उतना हमारा ऑब्जेक्टिव और करीब होता जाएगा। प्रिवेंट्स डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज़, असंतुष्ट कर्मचारियों को रोकता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एक एक स्पेशलिस्ट अप्रोच होती है।
तो उस पे एक प्रोफेशनल ढंग से हम आगे बढ़ते हैं और वी ऑल्सो इंश्योर कि जितने ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि नाखुश हैं या उनको लगता है कि ये तरीका नहीं है, उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि हमने सबके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके इनपुट्स के थ्रू, सबके इंटरेस्ट को रखते हुए हमने ये प्लानिंग की है, हम उसी बेसिस पे आगे बढ़े। साथ साथ सेट प्रायोरिटीज़ फॉर रिसोर्स एलोकेशन। दोस्तों रिसोर्स हमें चाहिए, हमें फाइनेंसेस चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। हम अपने रिसोर्सेज को कैसे अलग अलग एलोकेट करें ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव जल्दी से या डिफाइंड फॉर्मेट में वो पूरे हो सकें और हम जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को मीट कर सकें। सो हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन इंश्योर करना है कि वो स्मार्टली हो, ऑप्टिमली हो, ताकि अगेन हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें। लीड्स टू पॉजिटिव एक्शन एंड चार्ज। एक पॉजिटिविटी बढ़ती है जहां हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। देयर इज़ अ सेंस ऑफ चेंज। तो जो पुरानी लेथार्जी है, कैलसनेस है, वो सब चला जाता है। बहुत ही फोकस्ड अप्रोच हो जाती है टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। दैट इज़ अनदर रीज़न व्हाई यू मस्ट टेक अप टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि ये सारी पॉजिटिविटी और सारा रिलेटेड एक्शन पूरा करके दिखा रहा है और एक डेफिनेट चेंज, अ चेंज इज़ ऑलवेज गुड फॉर द बेटर, राइट? So this is what strategic planning does. Moving forward, it helps in changing direction. अगर कोई हमने गड़बड़ी की है, हम रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं, हम अपने प्लान से दूर हो गए हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान आपको वापस वहाँ खींच के लाएगा, क्योंकि आपने हर चीज़ डिफ़ाइन की हुई है और अगर कुछ कमी निकल के आ रही है यानी आप अपनी चीज़ें पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। साथ-साथ एक अच्छा प्लान आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देगा। तो अगर हमें मालूम है कि इस महीने हम अगर अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर देंगे, तो हमारी रेवेन्यू जो है 4 टाइम्स बढ़ सकती है, राइट? तो आपकी स्ट्रैटेजी कहेगी कि इस समय क्यों ना हम फाइनेंसेस अरेंज करके रॉ मटेरियल ले आएँ और इस महीने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पंप इन करके हम इस मार्केट का फ़ायदा उठा लें। सो एक अच्छी प्लान आपको बिज़नेस को, आपके अर्निंग्स को एक्सेलरेट करती है और जहाँ हम अर्निंग की एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, उनकी सैटिस्फैक्शन का लेवल भी एक्सेलरेट होता है बिकॉज़ व्हेन द कंपनी इज़ डूइंग गुड, all the processes, all the departments, they also get energized and they also try to deliver to their utmost. उसके बाद दोस्तों promotes innovation and creativity। जहाँ प्रेशर पड़ता है to excel, to perform, to deliver, तो वहाँ पे thinking out of the box, thinking differently, taking up new initiatives, नई चीज़ innovation लाना, उसको follow up करना, that becomes a reality, राइट? सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। साथ साथ जितने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो उन पे हमारा कंट्रोल तो नहीं है, पर वो सबको अवेयर कर देती हैं कि उसके लिए उसके प्रति हमें केयरफुल रहना है, राइट? सो इंश्योरेंस रेडी है, वो एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमें लॉस ना हो जाए, हमारे सारे प्लानिंग में सेंध ना लग जाए, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। सो हम डेफ़िनेटली इंश्योर करेंगे कि हमारे बिज़नेस, हमारे प्रोसेसेस, हमारे एसेट्स सब इंश्योर्ड हों, राइट? तो वो इन अ सिचुएशन, इन अ, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई वुड से आपको वो अगर लॉस होने के चांसेस हैं, तो वो दे आर टेकन केयर ऑफ और आपके पास उसका डेफ़िनेट प्रोटेक्शन बचा है। तो ये एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल था, जहाँ पे आप एंश्योर कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। प्रमोट्स कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग। दोस्तों चाहे हमें जो भी कर लीजिए, हमें इन्फॉर्मेशन तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचानी पड़ती है। व्हाटएवर वी माइट बी डूइंग, वी नीड टू ओपन आवर माउथ, राइट? वी नीड टू कम्युनिकेट। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अच्छी वो होती है जहाँ पे कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है, एक्सचेंजेस हो रहे हैं,
राइट टाइम पे हो रहे हैं, सही लहजे में, टोन में, सही प्रोसेसेस के थ्रू हो रहे हैं, और साथ-साथ ये सारी जब हो रही हैं, तो टीम बिल्डिंग क्यों पीछे रहे, क्योंकि वही दैट इज़ योर आर्मी। जो एचआर पर्सनल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज़ हैं, यही आपके बिज़नेस को के माइंड्स भी हैं, उनके हैंड्स भी हैं। तो उनको हमें एंश्योर करना है कि वो ऐसे मिल के काम करें, ऐसे कॉन्फिडेंस और ऐसे हैप्पीनेस से काम करें, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स को मिलने में आसानी रहे और डेफिनेट समय में आपको वो मिल जाए। एक्सपैंड्स डेटा एंड इंट्यूशन। तो जहाँ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन, ग्रोथ, कोई भी हम बात कर रहे हैं, तो हर केस में दोस्तों डेटा तो जनरेट होएगा ही, चाहे वो कंपैरेटिव डेटा हो या फ्रेश डेटा हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। यू आर एडिंग टू योर किटी बाय वे ऑफ डेटा, बिकॉज़ वो डेटा आपको असिस्ट कर रहा है टू मेक अ डिसीजन, right? To arrive at a specific course of action. So expands data and intuition. So intuition अंदर की आवाज़ है आपकी, तो जहाँ पे definite planning अपनी जगह तो हो ही रही है, but sixth sense भी important है। Many a time small suggestions, some very pointed suggestions which nobody could pick up, but one individual actually had the courage, और जिसने वो imagine किया, assume किया या calculate किया, उसके वो सिंपल फार्मूलाज या एक्साइटिंग फार्मूलाज ने बिजनेसेस को चेंज कर दिया एकदम। सो देर आर मैनी सच एग्जांपल्स, जो कि कहाँ, जैसे वैसलीन की डिस्कवरी दोस्तों, वो पेट्रोलियम जेली से हुई थी। तो वो सोचिए, किसी ने उस पेट्रोलियम जेली के अलग से यूज़ निकाल के एक पैरेलल पूरा एक बिजनेस क्रिएट कर दिया, जो कि आज तक चल रहा है। और पेट्रोलियम जेली बन गया रॉ मटेरियल फॉर फिक्स। और जो ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से, ऐसे डेफिनेट प्लानिंग से हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं दोस्तों कि हम अपने गोल्स तक, अपने ऑब्जेक्टिव्स तक बड़ी आसानी से और डेफिनेट कदम से हम वहाँ पहुँचें। सो ये बार बार आपको स्लाइड्स ये रिमाइंडर दे रही है कि वाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रेजेंटेशन में आगे क्या है। तो रिस्क्स एंड पिटफॉल्स, योजना और जोखिम की बात हो रही है। तो रिस्क्स और पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, इस फ्रेम में, इस स्लाइड में फोकस सारा होगा। तो हमारे रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाते हैं अगर हम दोस्तों प्लान नहीं कर रहे हैं। अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इतने रिस्क लेके चल रहे हैं और हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे रिस्क बढ़ जाते हैं, और वो इट कैन बिकम अ रीज़न फॉर द बिजनेस नॉट डूइंग वेल। ऑफ कोर्स अच्छा भी कर सकता है, पर वो फ्लूक, वो चांसेस वो उतने ही कम हो जाते हैं, फेलियर के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो रिस्क्स आर हाई। जहाँ आपने रिस्क ठीक से प्लान नहीं किया है, तो रिस्क आपके ज़्यादा हैं, आगे मुसीबत, पिटफॉल्स आ सकते हैं। आपको दर्द हो सकता है, कष्ट हो सकता है, आपके बिजनेस में रुकावट आ सकती है। सो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन हैपन एंड विच कैन रिड्यूस व्हाट यू आर एमिंग फॉर। सो आपका विजन, आपका मिशन सब खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमें इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो, तो तभी ये आपको दोबारा रिमाइंडर। सो डेंजर ऑफ स्विचिंग डायरेक्शंस, अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है, हम श्योर ही नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट्स कितने मैन्युफैक्चर करेंगे, किस मार्केट में सेल करेंगे, कौन हमारे कस्टमर्स हैं, हमने कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं की है। सो हम हिट एंड मिस तरीके से चल रहे हैं, राइट दोस्तों। तो उसमें पूरे चांसेस हैं कि हम रास्ता भटक जाएं, हम रास्ता भूल जाएं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है। हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, राइट दोस्तों। सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स योर बिजनेस, टुवर्ड्स बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। सो हमें इंश्योर करना है कि हमारे रिस्क और पिटफॉल्स, हमारी मजबूरियां, हमारे रोड ब्लॉक्स बेर मिनिमम हो, या इतने ना हो कि हमें ये सूरत हाल देखना पड़े। अब जल्दी से हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो प्रोसेस है
उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव नीतिबद्ध योजना की जो बात कर रहे हैं, पूरे व्यापक हमने यहाँ पे सारे अंदाज में उन सारे पॉइंट्स को लिखा है। सो पहली है सिचुएशनल असेसमेंट एंड एनालिसिस। हम किस सिचुएशन में हैं, कहाँ हमें जाना है, ये सबसे पहला स्टेप हो जाता है। जो अवेयरनेस आपको स्प्रेड की जाती है कि आज की डेट में हमने 100 यूनिट सेल किए हैं, 12 महीने लगाए हैं, पर हम अगले 6 महीने में ही 100 यूनिट बेचना चाह रहे हैं। हमारे पास एक डेफिनेट पिक्चर आ जाती है सामने कि हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना है। 100 कोशिश करेंगे मिनिमम हो, 105 हो जाएँ, 110 हो जाएँ तो और अच्छा है, पर 100 हम लोग कोशिश करते हैं और 6 महीने में कोशिश करते हैं कि हम उतने प्रोड्यूस करके, ट्रांसपोर्ट करके, राइट चैनल के थ्रू हम उतनी सेल इफ़ेक्टिवली लाएँ। एक्सटर्नल कंपैरेटिव एनालिसिस, बाहर जितने भी कंपैरेटर्स हैं, उनका एनालिसिस करना, कौन-सा प्रोड्यूस उनका है, कैसा प्रोड्यूस है, उनकी क्या फीडबैक उनकी है, व्हाट इज़ द रेपुटेशन, व्हाट इज़ द ब्रांड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन। तो उसका जो आपके कंपैरेटर्स हैं, उनका भी क्लियर एनालिसिस करना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कौन से ऐसे क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जो कि आपके बिज़नेस को रोड ब्लॉक की तरह ले सकते हैं या उसे और बढ़ा भी सकते हैं, तो हम उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और जिनसे हमें नुकसान हो रहा है उनसे बच भी सकते हैं, राइट? सो पिछले सेशन में आप लोग दोस्तों ने आपने याद रखा होगा, हीरा लाल जी हमारे साथ थे और उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि मैं सरसों के तेल की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, और यही समय है फरवरी, मार्च, अप्रैल का, जबकि इसकी पैदावार अच्छी होती है। तो क्यों ना इस समय इन 3 महीनों में हम इतना स्टॉक कर लें सरसों, ताकि हमारा प्रोडक्शन अगले जो 9 महीने, अगले 12 महीने तक वो अच्छी हमें प्रोड्यूस दे सके। तो ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यहाँ पे आ जाती है। तो हम कैसे इंश्योर करें कि इन 3 महीनों में हम कम से कम अपना रॉ मटेरियल ऐसे इकट्ठा करके स्टोर कर लें, ताकि वो ख़राब ना भी हो और हम उसे यूज़ कर सकें फॉर द एंटायर पीरियड, जबकि वो नहीं अवेलेबल होता है या महंगा अवेलेबल होता है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है, डेफिनेट स्ट्रैटेजी है और हम उसके अपने क्रिटिकल इश्यूज़ हमने आइडेंटिफ़ाई किए हैं, क्योंकि 3 महीने का ही विंडो होता है जबकि हमें सरसों अच्छे रेट पे अवेलेबल हो जाती है। अब हमें मालूम है कि हमें कितने यूनिट्स सेल करने हैं, चाहे वो आधा लीटर का हो, 1 लीटर का हो, तो वो अपनी नीड के हिसाब से हम इंश्योर करते हैं कि जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम कवर कर सकें अपने प्लान में, अपने एक डेफ़िनेट आइडिया बना सकें और उसी हिसाब से आगे बढ़ें। डिज़ाइनिंग द स्ट्रैटेजिक प्लान, अगर हमने ये सारे स्टेप्स पूरे कर लिए हैं, तो देन वी गेट डाउन टू डिज़ाइनिंग इट पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू एंड वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। साथ-साथ जहाँ हम उसको अपने प्लान को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके बाद उसकी पुटिंग इट ऑन पेपर, ब्लैक एंड वाइट में रखना, राइट अप द प्लान, चाहे वो डिजिटली आप लिख रहे हैं या ऑन पेपर लिख रहे हैं, आजकल सारे काम डिजिटली हो रहे हैं। सो टेम्पलेट्स भी उसके बने हुए हैं। आप अपने भी टेम्पलेट्स आपके बन सकते हैं, व्हाटएवर बेस्ड अपॉन योर बिजनेस। आप पूरे प्लान को एक डेफिनेट शेप देते हुए उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ रेडी करते हैं और जहां आपके पास प्लान तरी रेडी है, इवैल्यूएशन हो गया है, चेक्स हो गए हैं, तो आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके साथ-साथ पूरी कोशिश करते हैं कि वो सक्सेसफुल हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे और आपके बिज़नेस को और ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल, आपके कस्टमर्स को खूब सैटिस्फैक्शन दे और आप एक रोल मॉडल ही नहीं, आप अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए वो कंट्रीब्यूशन करें, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन करें। सो दैट इज़ व्हाट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इट्स डिफाइंड प्रोसेसेस डू टू योर बिज़नेस। सो आज जो हम लोगों ने की पॉइंट्स देखे हैं दोस्तों, वो आपके सामने हैं। हम लोग ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को देखा कि व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, किन-किन टाइप्स के स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं। उन इस स्ट्रैटेजिक प्लान्स में क्या रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हैं, क्या रिस्क्स और पिटफॉल्स इन्वॉल्व्ड हैं। लेकिन साथ-साथ हम लोगों ने ये भी देखा है इसके बेनिफिट्स क्या हैं।
इसको एग्जीक्यूट करने में, इसको बिल्डअप करने में इसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी हमने आज स्टडी किया है। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स बट ऑल रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो ये एक ऑर्डिनरी प्लानिंग से बेहतर है, जहाँ हम बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड अप्रोच लेते हैं। वी आर ट्राइंग टू एंश्योर कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तक मीट करें, गिवन टाइम फ्रेम में भी मीट करें, और जो क्वालिटी प्रॉमिस की है, जो प्रॉमिसेस किए हैं, उसको हम पूरा कर सकें। दोस्तों, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपने आज का ये जो प्रेजेंटेशन है उसको ध्यान से सुना है, और उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लाभ होगा। पर आप अभी कहीं ना जाइए, ये प्रेजेंटेशन ज़रूर ख़त्म हो गया है, पर इसके बाद थोड़े अंतराल के बाद मैं फिर हाज़िर होऊंगा, और इस बार आपके सवालों को लूँगा। तो आपके पास अभी भी कोई सवाल हैं तो प्लीज़ अपने आप को मत रोकिए। मैं जल्द हाज़िर होता हूँ, और तब तक आप इस अंतराल को देखिए और एक नए बिज़नेस आइडिया को भी देखिए जो कि आपके सामने जल्द आ रहा है। आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। पॉपकॉर्न ऐसा व्यंजन है जिसे लोग कभी भी खा सकते हैं, चाहे सिनेमाघर में फिल्म देखते हुए, स्टेज शो देखते हुए या कहीं सफर पर जाते हुए। इसे खाने से आपके स्वास्थ्य पर भी कोई असर नहीं होता, इसीलिए लोग इसे खाना और अधिक पसंद करते हैं। अब अगर लोग इसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो फिर इसका बिजनेस करने वाले लोगों को इससे फायदा भी बहुत होता होगा। पॉपकॉर्न को मक्के के दानों से बनाया जाता है। जी हाँ, मक्के के दानों को गर्म करने के बाद वे फूलने लगते हैं, जिसे पॉपकॉर्न कहते हैं। पहले ये बिना मसाले के ऐसे ही बाजार में बिकता था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें लोगों ने अलग अलग तरह के फ्लेवर्स डालने शुरू कर दिए। अब ये मार्केट में कई फ्लेवर्स में बिकता है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक लो बजट के साथ शुरू करने और ह्यूज रिटर्न पाने के लिए एक आइडियल बिजनेस है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ मशीन्स को रन करने के लिए 5 से 8 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। और जाहिर सी बात है कि बिना मैन पावर के आप अपनी इंडस्ट्री शुरू नहीं कर पाएंगे। तो इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 7 से 10 वर्कर्स की जरूरत होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 9 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और साथ ही आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। ये तो हुई पॉपकॉर्न की बात। चलिए अब आपको हमारे अगले बिजनेस आइडिया से रूबरू करवाते हैं, जो कि है रोस्टेड मखाना। मखाना शुगर, प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और फिनॉल सामग्री के मामले में बादाम, अखरोट, नारियल और काजू जैसे सूखे मेवों से ज्यादा पौष्टिक होने के साथ साथ पूरी तरह से ऑर्गेनिक नॉन सीरियल वाला भोजन है। 100 ग्राम मखाना में 350 कैलोरीज, 9.7 ग्राम आसानी से पचने योग्य प्रोटीन, 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 12.8 ग्राम नमी, 0.1 ग्राम वसा, 90 मिलीग्राम फास्फोरस और 1.4 मिलीग्राम आयरन होता है। मखानों के बीजों को अक्सर भूनकर या तेल और मसालों के साथ छिड़ककर खाया जाता है। वैसे बहुत कम ही ऐसी चीजें होती हैं जो स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत का भी ध्यान रखे। ऐसे में मखाना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। मार्केट में अलग अलग टेस्ट के मखाना मौजूद हैं, जिसे लोग खाना बेहद पसंद करते हैं। अगर आप इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं, तो आपको 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 18 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी
और 7 से 10 मैन पावर की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप थोड़े बड़े स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें 1800 प्रोडक्शन कैपेसिटी, 800 इन्वेंट्री, 400 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया इंक्लूडेड है। इसी के साथ आपको 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 10 से 15 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर बात करें इस बिजनेस में लगने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे की, तो इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए 10 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप थोड़ी बड़े स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 18 से 22 लाख रुपए खर्च करने होंगे। और मुनाफे की बात करें तो आप इस बिजनेस से 10 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है पापड़ मेकिंग यूनिट। पापड़ एक बहुत ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट खाने की चीजों में से एक है। पापड़ की मांग देश और विदेशों में बहुत अच्छी है। पापड़ भारत के पकवानों की विशेषता है, जिसे आमतौर पर भोजन के साथ लिया जाता है। ये अनिवार्य रूप से एक वेफर जैसा उत्पाद है, जो पारंपरिक रूप से गोल आकार का होता है, जो दालों के पाउडर, मसालों और नमक आदि से बनाया जाता है। पापड़ की मांग शहरीकरण और विशेष रूप से कस्बों, शहरों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पापड़ का बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस का विकल्प है, जिसमें कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ शुरू करते हैं तो आपको 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 5 से 6 वर्कर्स की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को 3000 केजी पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 10,000 से 12,000 स्क्वायर फीट एरिया, 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 15 से 20 वर्कर्स की जरूरत होगी, जो आपकी इंडस्ट्री को बिना किसी रुकावट के रन कर सके। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 12 से 15 लाख की जरूरत होगी और 3000 केजी पर डे प्रोडक्शन वाले प्लांट के लिए आपको लगभग 60 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रही बात प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप इस शानदार बिजनेस से 15 से 20% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है सॉल्टेड पीनट्स। सॉल्टेड पीनट्स यानी नमकीन मूंगफली हल्की नमक में लपेटी हुई मूंगफली होती हैं, जिसे भारत में लगभग सभी लोग खाते हैं। सॉल्टेड पीनट्स का व्यवसाय सबसे अधिक लाभदायक व्यवसायों में से एक है, क्योंकि इसकी मांग हमेशा अधिक रहती है। ये न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन और विभिन्न खनिजों, विटामिनों और प्लांट कंपाउंड्स का भी एक उच्च स्रोत है। नमकीन मूंगफली बनाने का व्यवसाय आपके लिए एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है। नमकीन मूंगफली भारत में सबसे तेजी से बिकने वाले स्नैक्स में से एक है, क्योंकि ये खाने में सुविधाजनक और आसानी से उपलब्ध हैं। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ शुरू करते हैं तो आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 8 से 10 मैन पावर की जरूरत होगी। लेकिन जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उसके लिए आपको 9000 स्क्वायर फीट एरिया, 80 से 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उसके लिए आपको 1.30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वहीं आप इस बिजनेस से 12 से 18% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा।
अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर आपका कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां आप अपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।